Hey everyone, welcome to Cartography IES, a revolution in Indian education. My name is Gaurav and I will be dealing with international relations. इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से डील करता है और आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20 कंट्रीज। ओके, ये टॉपिक इसलिए है, रिसेंटली आप देखोगे कि अप्रैल मंथ में आप देखोगे कि G20 की पहली वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग हुई है, जिसको लेके ये चर्चा में बना रहा है। तो हम देखेंगे इसमें कि G20 कैसे फॉर्म हुआ और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आज के परिप्रेक्ष्य में, है ना। जब कोविड-19 जैसी सिचुएशन है तो उस टाइम पे G20 कितना कारगर साबित हो सकता है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, कार्टोग्राफी आईएएस आप सभी के लिए एक प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है यूपीएससी पंचमरत प्रोग्राम, जिसमें हम 5 इनोवेटिव मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत हम 30 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी देते हैं यूपीएससी में, एज वेल एज हम यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स भी लॉन्च करके आए हैं जिसमें हम 90 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी देते हैं। तो आप और ज्यादा बेहतर अपनी तैयारी को बना सकते हैं कार्टोग्राफिया का ये मॉड्यूल खरीदकर और अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा G20 मेंबर्स या G20 कंट्रीज। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले हम मैप देखेंगे, जो हम ऑलवेज देखते हैं कि G20 नेशंस कौन से हैं। तो सबसे पहले तो 20 बड़ी ताकतें, विश्व की 20 सबसे बड़ी ताकतों का एक ये संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड 20 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। ओके, सो सबसे पहले आपको लर्न करना होगा कि ये 20 कंट्रीज कैसे आप लर्न करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो G20 कंट्री नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये हमारा ईस्ट है, इधर हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ओके, तो सबसे पहले हम वेस्ट से चलते हैं। तो वेस्ट से हमें 3 कंट्री मिलती हैं, इसका नाम है कनाडा। ओके, कनाडा का बाद यूएसए और यूएसए के बाद मैक्सिको। ओके, सो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको 3। फिर हम आते हैं लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में हमें मिलेगा ब्राजील। ओके, और इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पे अर्जेंटीना। ओके, सो ब्राजील एंड अर्जेंटीना। सो 3 और 2 5 कंट्रीज हो गई हैं। फिर हम आते हैं अटलांटिक सी को क्रॉस करते हुए सीधे यूरोप में। यूरोप में हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा क्या, यूके। यूके के बाद हमें जस्ट साइड में ही दिख रहा है क्या, फ्रांस। ओके, फ्रांस सबसे अच्छी शैंपेन कही जाती है फ्रांस में ही बनती है। इसके अलावा सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है, ब्यूटीफुल लेडीज कंट्री कहा जाता है इसको। फ्रांस के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक और कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी। ओके, यहाँ पे आपको जर्मनी दिख रहा होगा। तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन तीनों को आप एक साथ रखेंगे। इसके बाद आपको 2 कंट्री और मिलेंगी, एक का नाम है इटली और एक का नाम है, कंट्री नहीं करेंगे हम इसको, यूरोपियन यूनियन। ओके, जो बाकी जो यूरोप की कंट्रीज हैं वो सब किस में आ जाएंगी, यूरोपियन यूनियन में। तो 3 कंट्री इधर से, 2 कंट्री इधर से, 5, 3 ये 8, 8 और इटली 9, 9 और यूरोपियन यूनियन 10। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े से और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते ही हमें मिलेगा सबसे पहले टर्की। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिखेगा टर्की। ओके, टर्की के बाद आपको दिखेगा ये सऊदी अरेबिया। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, आगे बढ़ोगे तो इंडिया। ठीक है, इंडिया के आगे आप बढ़ोगे, ये आपको दिखेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद आप ये सीरीज सीधा सा याद रख लोगे, ये हमारा आया रशिया। रशिया के बाद आप देखोगे ये जापान। जापान के बाद आपको देखने को मिलेगा ये चाइना। ओके, चाइना। चाइना के बाद आपको कोरियन पेनिनसुलर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये है आपका साउथ कोरिया। ओके, और ये आपका हुआ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 और एक कंट्री हमारी कोई बच गई है, दैट वाज हेयर, साउथ अफ्रीका। ओके, सो दीज कंट्रीज कॉल्ड G20 मेंबर्स। ठीक है, याद कैसे रखना है, तो वेस्ट से चलेंगे हम। एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, 3 कंट्री ये, ब्राजील और अर्जेंटीना 5। ठीक है, यूरोप में आएंगे तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन। ओके, 10। यहाँ आपको साउथ अफ्रीका मिलेगा। इसके बाद आप मिडल ईस्ट में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप टर्की और सऊदी अरेबिया को 2 को देखेंगे। इसके आगे आपको इंडिया मिलेगा, इंडिया के बाद आपको मिलेगा इंडोनेशिया, और इसके बाद ये 4 की सीरीज, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना और नीचे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं वो पावरफुल कंट्रीज। ओके, 20। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक की, और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे कि G20 का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, अब ये बुक लिखी है यान ब्रेमर ने, और इन्होंने बोला है कि एवरी नेशन फॉर इट सेल्फ। ये बोलते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन नो वन लीड्स द वर्ल्ड। जब पूरी दुनिया जो होगी उसको कोई भी लीड नहीं करेगा तो क्या होगा। अब मैं बताता हूँ इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। इन्होंने बोला है कि 1990s के बाद आप देखोगे कि सारी कंट्रीज अपनी अपनी इकोनॉमी की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, अपनी इकोनॉमी को क्या करना है, इनको बढ़ाना है। जैसे आप देखते होगे मेक अमेरिका फर्स्ट, ओके, या फिर नया पाकिस्तान, ऐसे स्लोगन मिलते हैं। ठीक है भाई, या फिर इसके बाद न्यू इंडिया। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो देश हैं ये इटसेल्फ, ये सारे नेशंस क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ देख रहे हैं, अपनी इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं, अपनी कंट्री की तरफ देख रहे हैं। और जब ऐसा सिनेरियो आएगा तो जो बाकी के जो इश्यूज हैं, जैसे टेररिज्म है, क्लाइमेट एक्शन प्लान है, या फिर हमारे बायोडाइवर्सिटी से लेकर जो इश्यूज हैं, इनइक्वालिटी के इशू हैं, पॉवर्टी के इशू हैं, ये इश्यूज कौन देखेगा। जब सारी कंट्रीज अपनी तरफ इटसेल्फ अपने आप को प्रमोट करेंगी कि अमेरिका को फर्स्ट बनाना है, इंडिया को टॉप पे ले जाना है, पाकिस्तान को नया बनाना है, तो बाकी इशू क्या हो जाएंगे, धूमिल हो जाएंगे। तो उन इशू को टैकल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना, और ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है G20। जितने भी ग्रुप हैं, सब ग्रुप्स में सबसे ज्यादा पावरफुल जो नेशंस हैं वो G20 नेशंस हैं। अब G20 नेशंस बने कैसे हैं, बहुत ही आसान स्टोरी है। लास्ट सीरीज में हमने पढ़ा था G7 के बारे में। ठीक है, G7 कैसे, तो 1973 में आपको पता है कि ऑयल क्राइसिस आए थे। ठीक है, और ऑयल क्राइसिस जब हुए थे उसके बाद जो डेवलप्ड नेशन थे, ओके, जो डेवलप्ड नेशन थे वो इकट्ठे हुए, और 7 डेवलप्ड नेशन इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने फॉर्मल मीटिंग्स करना स्टार्ट करी, और मीटिंग्स के बाद उन्होंने उस इशू को देखना स्टार्ट किया कि ऐसे इशू आगे चल के ना हो। और उसके बाद आप देखोगे कि इनकी हर एनुअली प्रत्येक साल इनकी एक मीटिंग होने लग गई। अब चीजें चेंज हुई 1973 से लेके, आप देखोगे कि 1991 के बाद चीजें बहुत ज्यादा बदली। यहाँ के बाद आप देखोगे बाकी इंडिया, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, टर्की, ये सारे देश अपने आप को इमर्जिंग नेशंस बोलने लग गए। इनकी इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गई वर्ल्ड मार्केट में। ठीक है, ओपन इकोनॉमी हो गई, सारा काम पूरा ट्रेड पे स्टार्ट हो गया। आप देखते होगे आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म चलती है, आपको पता है पिछले 2-3 साल से चल रही है, ट्रेड वॉर। तो लड़ाइयां शिफ्ट हो गई हैं, जो पहले मिलिट्री वॉर होती थी वो ट्रेड वॉर में शिफ्ट हो गई हैं। तो अब क्या हुआ, इन G7 नेशंस को ये लगा कि बाकी जो नेशंस हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस है, और उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही G20 फॉर्म हुआ। ठीक है, कैसे फॉर्म हुआ, इसकी एक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ क्या स्टोरी है। तो स्टोरी ये है कि G7 नेशंस की मीटिंग हुई, किनकी, फाइनेंस मिनिस्टर्स की, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। और इस मिनिस्टर्स की जब ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग से पहले कुछ कुछ चीजें हुई थी। क्या क्या चीजें हुई थी उस पर हम जरा गौर करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं कनाडा के पॉल मार्टिन, इनका नाम आप याद रखोगे। तो हुआ ये था वर्ल्ड में कि 1991 में आप देखोगे इंडिया में फाइनेंस क्राइसिस आया। उसके बाद आप देखोगे 1994 में मैक्सिको में क्या आया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, इनका पूरा पैसा डूब गया 1994 में। आप देखोगे 1998 में रशिया में क्राइसिस आ गया। ठीक है, रशियन क्राइसिस, रशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, क्योंकि सारी चीजें मूव कर गई मार्केट पे।
अब जिसकी मार्केट कोलैप्स कर जाएगी उसकी करेंसी कोलैप्स कर जाएगी, करेंसी कोलैप्स कर जाएगी उसका ये समझ लो कि पूरा कंट्री कोलैप्स कर जाएगा, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, गरीबी बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो फिर क्या होने लगेगा, उन देशों में क्राइम बहुत बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, ये डॉट कनेक्टिंग डॉट्स हैं, ये आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे ये सारी चीजें। अब ये हुआ, इतने सारे जब क्राइसिस हुए तो इनको देखते हुए इन कंट्रीज को ये लगा कि अब जरूरत है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की कि जो फाइनेंशियली ये जो क्राइसिस आ रहा है इसको कैसे भी करके टैकल करे। ठीक है, बड़ी बड़े जो देश हैं, जो इमर्जिंग देश हैं, उन, अब जैसे मान लिया, एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक इंडिया है। ठीक है, इंडिया ने ओपन इकोनॉमी करी, तो इनकी जो पॉलिसी है अभी इनके हिसाब से चल रही है, इंडिया के हिसाब से, तो वर्ल्ड के हिसाब से पॉलिसी क्या है, नहीं चल रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये 20 देशों का एक नेशन बनेगा तो इन सब की जो पॉलिसी होगी वो एक जैसी होगी 20 कंट्रीज की। ठीक है, उसमें ये नहीं होगा कि किसी भी एक देश को बहुत फायदा हो रहा है, किसी भी एक देश को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स द रीजन कि एक बहुत जायंट इन इमर्जिंग जो कंट्रीज थी इनका एक फॉर्मेशन हो, इनका एक ग्रुप बने, और ये चीज यहाँ पे पहली बार रियलाइज करी गई। और इस रियलाइजेशन के बाद ये जो G7 फाइनेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि G20, ये जो और जो 20 देश मैंने बताए हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होनी चाहिए मिनिस्टर्स के लेवल पे। और यहीं से निकल के आता है 26 सितंबर 1999 को पहली फॉर्मल मीटिंग होती है G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की। ठीक है भाई, फाइनेंस मिनिस्टर्स की। ठीक है, अब ये जो मीटिंग होती है इसके बाद से G20 आगे चलना स्टार्ट होता है। तो अभी आप देखोगे सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो गई है, आगे जाके 2008 में, है ना, 2008 में क्या होगा, यूएसए में क्राइसिस आएंगे। और ये क्राइसिस इतने बड़े क्राइसिस हैं कि पूरी दुनिया को लपेटेंगे, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी डॉलर पे डिपेंडेंट है। और जब पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आएगा, अब इन लोगों को लगेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा, अब ये G20 हैं, इनके हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाना पड़ेगा, हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग करनी पड़ेगी। और यहीं से आप देखोगे कि हेड ऑफ स्टेट जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स, इनको बुलाया जाने लगेगा। और 2008 में ही आपको देखने को मिलेगी पहली मीटिंग यूएसए के वॉशिंगटन में। तो ये पूरी कहानी है G20 की। ओके, सो ये बुक मैं रेफर करूंगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, ये बुक जरूर आप पढ़ें, इससे आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझ आएगा 90s के टाइम पे, तो आप एक बेहतर आंसर राइटिंग कर पाएंगे। इयान ब्रेमर की ये बुक है, काफी अच्छी बुक है, यू शुड गो विद दिस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि G20 न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में इसलिए है कि अभी G20 जो लीडर्स हैं, आप सभी को पता है कोविड, है ना, मार्च से ही इसने ज़्यादा रफ्तार पकड़ी थी बाकी जो कंट्रीज थी उसमें। ठीक है, सो इसके बाद आपको पता है कि G20 की जो मीटिंग होनी थी ये सऊदी अरेबिया में होनी थी। और इस मीटिंग को लेकर एक वर्चुअल मीटिंग, अब इस कोविड को लेकर एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। ठीक है, अब देखो G20 का काम क्या है, जो भी ग्लोबल इशू है, मैंने बोला था कि जब सारे देश अपनी अपनी बातें करेंगे तो ग्लोबल इशू पे कौन बात करेगा, तो फिर G20 बन के आया। तो ग्लोबल इशू पे इनको बात करनी है, ग्लोबल इशू पे इकट्ठा बैठना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है, कैसे ह्यूमैनिटीज को बचाएं, सबसे पहले ह्यूमन आएगा, उसके बाद डेवलपमेंट, गरीबी, ये सारी चीजें बाद में आएंगी। तो कोविड-19 जब आया तो ये ह्यूमैनिटी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ा, बहुत सारी जानें गई हैं। तो इसको लेकर इनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी 15 अप्रैल 2020 को, और इस समिट को बोला गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल G20 लीडर्स समिट। ठीक है भाई, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। आप सबको पता है इससे पहले सार्क भी हो चुकी है। तो सारे देश क्या करते हैं, टीवी लगा लेते हैं, सारे देश के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके यहाँ, और उसमें वर्चुअल मीटिंग 20 जो लीडर थे वो आपस में एक दूसरे से मिलके उन्होंने एक प्लान बनाया था, और यही प्लान फर्दर कहलाया G20 एक्शन प्लान अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो ये अडॉप्ट किया गया, और ये जो मीटिंग हुई थी किसके थ्रू हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, ये जो शख्स हैं इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन है। ठीक है, ये किंग हैं, मैं बता देता हूँ, सऊदी अरेबिया के। ठीक है,
चलो मैं ही बता देता हूँ, सलमान इनका नाम है, किंग सलमान। ओके, तो इस टाइम पे ये प्रेजेंट में किंग है, और सऊदी अरेबिया के पास ही G20 का क्या है, इस टाइम पे मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन कराने का G20 का जो प्रेसिडेंशियल है वो इन्हीं के पास है। ठीक है, सो अब बात करते हैं G20 ग्रुप क्या है। तो अभी हमने तब से यही पढ़ रहे थे G20 क्या है, तो इजीली इसमें आप पढ़ सकते हैं G20 इज द इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। ठीक है, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो G20 जो बना था इनिशियली, आपको पता ही है कि फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुए थे, है ना, जो पैसे को लेकर क्राइसिस हुए थे उसको लेकर बना है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का। ठीक है, जैसे आरबीआई सेंट्रल बैंक है किसका, इंडिया का। ठीक है, जैसे आप बताओगे यूएसए का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है। ठीक है, और इसके बाद 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, इसमें 19 देश हैं और इसके साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन भी है। ठीक है, सो द ग्रुप वाज फॉर्म्ड विद द एम ऑफ स्टडिंग, रिव्यूइंग, प्रमोटिंग हाई लेवल डिस्कशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज, पार्टनरिंग टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, यही इसका मोटिव है। तो अभी कोविड आ गया है, तो कोविड के टाइम पे सारी कंट्रीज किस में चली जाएंगी, इकोनॉमिक क्राइसिस में। तो इस टाइम पे G20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना ही इस ग्रुप का मेन फोकस है। ओके, एंड द फोरम एम्स टू प्रीएम्प्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बाकी कंट्रीज है उनके साथ बैलेंस बना रहे, इस पे भी ये ध्यान देंगे। इसके साथ साथ मॉनेटरी जो पॉलिसी होती है देशों की, या फिजिकल पॉलिसी होती है, या जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं उनको भी प्रमोट करना, उसमें जो इश्यूज हैं उसमें जो टैकल्स हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, ये इस ग्रुप का क्या है भाई, काम है। ठीक है, सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो वर्ल्ड की आप सभी को पता है 20 लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। ठीक है, 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके बाद द मेंबरशिप कंप्राइजेज अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस इमर्जिंग इकोनॉमी, ऑब्वियसली रिप्रेजेंट अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 20 देशों में रह रही है, लगभग 65%। ठीक है, इसके बाद 85% ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सारी कंट्रियों का जो जीडीपी है वो 85% है। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है। 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है 80% ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट G20 कंट्रीज का ही होता है। 75% ऑफ द ट्रेड भी किसका होता है, G20 कंट्रीज का ही होता है। मच ऑफ इंपॉर्टेंट बिजनेस, बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये G20 कंट्रीज, क्योंकि इमर्जिंग कंट्रीज हैं तो बिजनेस को लेके ऑब्वियसली क्या होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। बैकग्राउंड की बात करते हैं, बैकग्राउंड हमने देखा ही था कि 1999 में इसको फॉर्म कर लिया गया। ठीक है, 26 सितंबर 1999, और उसके बाद ये जो 20 कंट्रीज हैं ये भी हमने देखे थे कौन कौन से हैं। ठीक है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। आप ऐसे नहीं, आप वैसे ही याद रखोगे, वेस्ट से चलोगे ईस्ट की तरफ आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि G20 हैज़ नो परमानेंट स्टाफ, इनका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, क्योंकि इन्हें फाइनेंशियली चीज़ों से टैकल करना है, उसके साथ साथ इशूज पे काम करने हैं जो ग्लोबल इशूज हैं, तो उसको लेके एक ये मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में जो वो मुद्दे हैं उनको एक्सपोज करते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारे मुद्दे हैं। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेन एज अ परमानेंट नॉन मेंबर इनवाइटी। ठीक है, परमानेंट है बट ये मेंबर नहीं है, पर हमेशा जब भी G20 की मीटिंग होगी तो ये आएगा स्पेन हमेशा। ठीक है, स्पेन के दो बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉल के क्लब हैं, आप बताओगे अगर कोई फुटबॉल का यहाँ पे फुटबॉल का स्टूडेंट है जो फुटबॉल काफ़ी पसंद करता है वो बताएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि द वर्क ऑफ G20 इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रैक्स। काम कैसे करता है G20, तो काम कैसे करता है, एक तो इनका फाइनेंस ट्रैक है। ठीक है, सो ये फाइनेंस ट्रैक क्या करता है, अब ये जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं इनकी जो मीटिंग होगी ये तो साल में होगी। ठीक है, एक साल के बाद, तो एक साल में हो सकता है कि और कुछ क्राइसिस आ जाए या ऐसी कुछ चीजें आ जाएं, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, आप 2-3 बार आप इनकी मीटिंग्स आप देख सकते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्टर्स का रोल बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है मीटिंग ऑफ G20
फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो ये गवर्नर्स आपस में मीटिंग करते रहेंगे, इश्यूज को बताते रहेंगे, ये इशू आने वाला है। और साल के आखिरी में आप देखोगे कि G20 के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होगी और उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद शेरपा ट्रैक इसको बोला जाता है। अब शेरपा ये जो वर्ड है ये नेपाल से निकल के आया है। नेपाल में जो शेरपा जो है इस तरह के इनको एक बॉडी माना जाता है, किंग की तरह इनको प्रमोट किया जाता है जो शेरपा हैं। तो शेरपा ट्रैक करता क्या है, जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट है दो देशों के बीच में उनको रिजॉल्व करता है, एंटी करप्शन चीज़ों पे बात करता है, डेवलपमेंट पे बात करता है, एनर्जी सेक्टर पे बात करता है, या फिर जो इश्यूज हैं और बड़े बड़े जैसे दो देशों के बीच में यूएसए और चाइना के बीच में आप देखोगे जो अभी इशू चल रहे हैं खासकर ट्रेड वॉर को लेके। ठीक है, तो ऐसे सारे इश्यूज आपको शेरपा ट्रैक के द्वारा कवर किए जाएंगे, इनमें इशू उठाए जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ G20। ठीक है, फंक्शन कैसे करता है, तो इसकी प्रेसिडेंसी किसी एक देश को मिल जाती है। ठीक है, और फिर वो उस देश में G20 समिट होता है और ये एनुअली होता है। ठीक है भाई, अब दो सवाल हैं, आप एक तो ये बताओगे कि इंडिया में G20 की समिट कब होगी। ठीक है, एंड G20 डज नॉट हैव परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर। तो दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। सो फर्स्ट जो समिट हुई होगी वो तो बहुत ही इजी है आपको टैकल करनी, क्योंकि 2008 में पहली बार सारे हेड्स ऑफ स्टेट मिले थे, जस्ट बिकॉज ऑफ 2008 में क्या आया था, यूएस में क्राइसिस आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो मीटिंग थी ये फर्स्ट मीटिंग यूएस में ही हुई थी, और कब हुई, 2008 में। ठीक है भाई, यूएसए 2008। ठीक है, सो इसके बाद आप एक सवाल जो है जो आपको बताना है वो ये है कि इंडिया रिसेंटली, इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलने वाली है G20 की, इसको लेके बहुत खबरें उठी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रेजेंट में 15th मीटिंग है ये सऊदी अरेबिया में होनी थी। ठीक है भाई, और ये नवंबर के आसपास शायद करवा सकते हैं फिर से। और इसके बाद जो 16th मीटिंग होगी, जो 16th मीटिंग होगी ये होगी इटली में। ओके, और जो 17th मीटिंग होगी ये होगी सर इंडिया में। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस कैन बी आस्क इन योर प्रीलिम्स 2000 कब 2020 को, 2022 में। 2022 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है भारत के लिए, आप बताओगे क्यों। और पहले ये मीटिंग इटली में होनी थी, हमने इटली को हाथ पैर जोड़ के बोला कि आप एक साल शिफ्ट कर लो, 2022 में इंडिया में ही होने दो। क्यों, रीज़न ये है कि 2022 में हम 75th एनिवर्सरी 75वीं सालगिरह मना रहे होंगे अपने आज़ादी के 75 साल, और 75वीं साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए आप देखोगे बड़ी बड़ी चीज़ें 2022 में ही ख़त्म हो रही हैं, जैसे किसानों की आय दुगनी करनी थी, कब तक, 2022 तक। ठीक है, G20 का समिट होना है इंडिया में 2022 में। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर सबको मिलने थे 2022 तक। तो 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अब इससे एक और चीज़ मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इसीलिए इंडिया में आप देखोगे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर बन रहा है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर। ठीक है, और ये इसलिए बन रहा है क्योंकि अब जो भी मीटिंग्स हुआ करेंगी, बड़े बड़े जो देश के लीडर्स आया करेंगे, तो उनको ऐसा ना लगे कि इंडिया के पास जगह ही नहीं है मीटिंग्स कराने के लिए। और इसके लिए इस साल बजट में 100 करोड़ रुपए एलोकेट भी किए गए थे, और ये बन रहा है कहाँ, न्यू दिल्ली में। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट रोल G20 हैज़ टू प्ले, G20 क्या रोल प्ले कर सकती है कोविड के टाइम पर। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ने इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बोला है। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन बोलने के साथ साथ हमने एक इसमें क्या पास किया है, तो हमने एक जॉइंट एक्शन प्लान इसमें पास किया है जो कोविड को क्या करेगा, दूर करेगा या कोविड से लड़ने में सहायता देगा। ठीक है, तो पहले चीज़ तो ये है कि ह्यूज टास्क ऑन हैंड। ठीक है, सो इन हैंड की बात ये है कि अभी आप देखोगे कि ग्लोबल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बोला है कि ग्लोबल इकोनॉमी कुड बी स्ट्रिंग एट अ रिसेशन। तो आईएमएफ कह रहा है कि पूरे दुनिया में रिसेशन आ जाएगा, जो कि 2008 के रिसेशन से भी ज़्यादा बुरा होगा। तो इसको टैकल करने के लिए सारी कंट्रीज को आपस में आना है, एडवांस कोऑर्डिनेट ग्लोबल रिस्पांस बनाना है, एडवांस लेवल पे हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, बाकी देशों के साथ जो बायलैटरल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे,
इंडिया वो चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर है उसको ख़त्म करने की बात की जाएगी G20 के द्वारा। बाकी जो और कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करके उनके ट्रेड को प्रमोट किया जाए ताकि इतना बड़ा रिसेशन ना आए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई जा सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की जा सकती हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल जो बैंक्स होती हैं उनके गवर्नर से क्या लिया जा सकता है, एडवाइस ली जा सकती है। इसके साथ साथ जो प्रोफेसर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स हैं जिनको नोबेल अवार्ड्स मिले हैं, उनसे एडवाइस लिया जा सकता है कि आगे की सिचुएशन में क्या किया जाए, ठीक है। एड्रेस द रिस्क ऑफ डेट वुलनरेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो डेट है, डेट जो वुलनरेबल हो जाएगा, जब कमजोर हो जाएगा, तो उस रिस्क को कम करना है कि बाकी जो कंट्री हैं वो डेट में ना फंस जाएं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द G20 कंट्रीज हैव वॉलंटरली कमिटेड टू इंजेक्ट मोर देन 5 ट्रिलियन। ये अनाउंसमेंट की गई थी अभी इसमें वर्चुअल जो मीटिंग हुई है इसी में, कि 5 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा इंजेक्ट किया जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। जो देश गरीब हैं, जहां पे लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, जैसे इंडिया है, इंडिया के अलावा और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पॉवर्टी बहुत है, हेल्थ उतना अच्छा है नहीं, हेल्थ सेक्टर, तो उन सारे देशों को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा और ये डिसाइड किया है G20 नेशंस ने। तो इनका रोल और ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है भाई। रिसेंट की बात हम करें, जो हम अभी बोल ही रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए, तो 18 जुलाई 2020 को आप देखोगे थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग हुई है और इसमें पार्टिसिपेट किया है निर्मला सीतारमन जी ने, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया है और इस मीटिंग का जो एजेंडा था, एजेंडा ये साफ था, वही था कि प्रोग्रेस देखनी थी किसकी, कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, ये जो हमने प्लान अडॉप्ट किया है कोविड से लड़ने के लिए, ठीक है भाई। और इसमें आगे भी चीज़ें चलती रहेंगी। आई होप कि इस लेक्चर से आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बाकी आप अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहिए कार्टोग्राफी IAS के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।